औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि ये नया साल इस मुल्क की मज़बूत मईशत का सबब बने, मज़बूत सियासत का और मज़बूत अखलाकियात का साल बने। और इंशाअल्लाह जब आप लोगों के अखलाकियात इम्प्रूव होते जाएंगे तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ मुल्क की सतह पर भी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑसिलेशंस पर मुश्तमिल है के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। चैप्टर नंबर 7 that is about the oscillations. Now before we go to exact topics, I'm going to clear certain terminologies, certain terms. टॉपिक पे जाने से पहले हम चंद एक डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करेंगे और आगे जाके ये इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू periodic motion. What a periodic motion? Period means time. The motion that repeats itself about equilibrium position in equal interval of time is called periodic motion. The back and forth motion or any motion that is repeating itself in equal interval of time about equilibrium position or rest position or mean position. Periodic motion, अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या रेस्ट पोजीशन पर अपने मोशन को वक्त के बराबर वक्फों में दोहराएं तो उसको हम पेरियाडिक मोशन कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में, दूसरा भी 1 सेकंड में, तीसरा भी 1 सेकंड में, तो ये पेरियाडिक मोशन कहता है। यानी 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन, 2 सेकंड में 2, 3 सेकंड में 3, 4 सेकंड में 4, तो ये मोशन क्या कहलाता है? पेरियाडिक मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी हर 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल पेरियाडिक मोशन। पेरियाडिक मोशन की एग्जांपल्स क्या हैं? मोशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, हार्ट बीटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दे आर ऑल अ सॉर्ट ऑफ पेरियाडिक मोशन। पेरियाडिक मोशन ऐसा मोशन है अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पर, रेस्ट पोजीशन पर या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पे अपने मोशन को बार बार रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको पेरियाडिक मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम की वाइब्रेशन है, सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन है, हार्ट बीटिंग है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, ये है। अब हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट ऑसिलेटरी मोशन इज़? The back and forth motion of a rigid body about equilibrium position or mean position or rest position is called oscillatory motion. Oscillatory motion क्या होता है? आगे पीछे, अगर कोई ये देखो, अगर ये फिक्स पॉइंट है, आगे पीछे अगर इस तरह की हरकत हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्टिकल्स। बेसिकली ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में थोड़ा फ़र्क है, ये है एक ही चीज़, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन इज़ बेसिकली मेंट फॉर रिजिड बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्टिकल्स, वेयर इज़ वाइब्रेटरी मोशन इज़ जस्ट मेंट फॉर अ पार्टिकल। तो देखो, द बैक एंड फोर्थ मोशन आर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजिशन और फिक्स्ड पोजिशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एंड मैनी मोर। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ये मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम होता है, मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। अगर मेरा हाथ भी मोशन करता है वाइब्रेशन, तो ये भी क्या कहता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। सो
oscillatory motion is basically meant for rigid body. This is vibration but for rigid body. Now come to vibratory motion. Vibratory motion क्या है? The back and forth linear motion of a particle about an equilibrium position is called a vibratory motion. For example, motion of simple pendulum. Simple pendulum में जो धागा होता है वो बाप की निस्बत उसका वजन ना होने के बराबर होता है, तो we treated the bob of the pendulum is a particle. We treat the bob of the pendulum, simple pendulum, is a particle. The back and forth linear motion of a particle, ये particle के लिए है. oscillation जो होता है वो rigid body के लिए होते हैं. दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, oscillation का लफ्ज़ या vibration का लफ्ज़, लेकिन थोड़ा जो फ़र्क उसमें ये है कि एक rigid body के लिए होता है और एक होता है particle के लिए होता है. So vibratory motion जो होता है वो basically particle का motion होता है about a fixed position or mean position or equilibrium position or rest position, चारों एक ही चीज़ के नाम है. So the back and forth linear motion of a particle about equilibrium position is called a vibratory motion. The example is motion of a simple pendulum and many more. अब हम आते what an oscillation is. One complete round trip of a rigid body about in equilibrium or mean position or rest position is called oscillation. One complete round trip. देखो, अगर मैं यहाँ से, मेरा ये उंगली देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट ले ले, ए पॉइंट से स्टार्ट ले ले, चला जाए बी पर दूसरी एक्सट्रीम पर और फिर आ जाए फिर ए पे, दैट इज़ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप. चला फिर वापस आया, दैट इज़ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप. जहाँ से चले वाइब्रेशन करते हुए या ऑसिलेशन करते हुए उसी मुकाम पे दोबारा पहुँच जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन आर रेस्ट पोजीशन आर मीन पोजीशन. इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या रेस्ट पोजीशन पे अगर कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो उस एक चक्कर को वन ऑसिलेशन कहते हैं. वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. अगर कोई पार्टिकल है एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं. सो फॉर पार्टिकल वी से वाइब्रेशन, फॉर रिजिड बॉडी वी से ऑसिलेशन. इसकी एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए इज़ वन वाइब्रेशन. अगर एक चीज़ ए से चली गई बी पर और फिर बी से ए पर आ गई वाइब्रेशन करते हुए, तो दैट इज़ वन वाइब्रेशन, दैट इज़ वन वाइब्रेशन. ए से चले बी पे और बी से आए फिर ए पे, दैट इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, द टाइम taken by vibrating body to complete one vibration is called time period. Vibrating body ए से चली बी पे और फिर बी से ए पे आ गई, कितना टाइम ले लिया, इसको इसका टाइम पीरियड कहते हैं, उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. वाइब्रेटिंग बॉडी ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ दैट बॉडी कहते हैं. इन फिगर टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू ए इज इक्वल टू वो टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. ये देखो आपके पास जो है ये फिगर है, ए से बी और फिर बी से ए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं. टाइम पीरियड को निकालने का तरीका ये है कि टोटल टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन. नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी अगर एक पेंडुलम है 20 वाइब्रेशन 10 सेकंड में मुकम्मल करता है तो 10/20 हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड 0.5 सेकंड हो जाएगा. तो ठीक है, आ जाएगा T/N आ जाएगा. T/N, T इज़ द टाइम टेकन, N इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन. इसी तरह अगर स्प्रिंग मास सिस्टम कितने वाइब्रेशन कितने टाइम में करता है तो टोटल टाइम को टोटल वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर लो, वो आपको टाइम पीरियड दे देगा. दैट विल गिव यू अ टाइम पीरियड. इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed by vibrating body per second is called frequency of that body. It is denoted by F और ये टाइम पीरियड का क्या होता है?
इनवर्स होता है, टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्स। नंबर ऑफ 20 वाइब्रेशन 1 सेकंड में मुकम्मल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। 30 वाइब्रेशन 1 सेकंड में मुकम्मल करता है तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 30 है। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का उल्टा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन बाई टोटल टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज n by t, that is n divided by t, that is 1 by t. You see that here t by n and here n by t, so they are the reciprocal of each other. Frequency and time period are the reciprocal of each other. Frequency is expressed in the unit of vibration per second, cycle per second, or second inverse, or hertz, in the units of hertz, vibration per second, cycle per second, or second inverse. So that is the one. So you see here, this is a simple pendulum. It's moving from A to B and then from B to A, that is one vibration. And the time from A to B, from B to A, that is time period. The number of vibration per second is frequency of that one. Similar fashion for spring mass system ये है. Now come to instantaneous displacement x. Instantaneous displacement x. The distance of the oscillating body from mean position at any instant of time is called instantaneous displacement and is represented by x. Oscillating body, ये देखो ये O है, O से C पर, तो ये x कहलाएगा. C से थोड़ा आगे ये x कहलाएगा, उससे और आगे x कहलाएगा, उससे और आगे x कहलाएगा. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पर जो है मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा एक्सट्रीम पर जहाँ पर मोशन क्या करता है, रिपीट करता है, वो रिवर्स करता है, सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम. सो इंस्टेंटेनियस, किसी लम्हे पर मीन, ये देखो अगर ये मीन पोजीशन है, किसी लम्हे पर ये इधर है तो ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, ये इधर है तो ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी और वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. एज आई हैव शोन यू ओवर हेयर, from O here, they are all instantaneous displacement. So the distance of mass are above between A and B, इसको हम instantaneous displacement का नाम देते हैं. Now amplitude x naught, ये भी instantaneous है, लेकिन ये maximum इसको कहते हैं. amplitude क्या होता है, the maximum displacement of vibrating body from equilibrium position or mean position or rest position is called amplitude of the vibrating body or oscillating body. So the maximum displacement of vibrating body from equilibrium position is called amplitude, that is represented by x naught. ये भी instantaneous है, लेकिन ये maximum displacement है. OA, OB is the amplitude. OA here, OB here is the amplitude. So किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मीन पोजीशन से फासला किसी लम्हे पर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम फासला है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन completed by vibrating body per second is called angular velocity. The number of revolution completed by vibrating body per second is called angular frequency, that is represented by omega, which we call also angular velocity. So angular velocity can be written in terms of linear frequency omega, that is angular frequency is equal to 2 pi f. F is a linear frequency, so f is equal to omega by 2 pi. F is equal to omega by 2. This is the relation between linear and angular frequency. So number of revolution completed by vibrating body per second is called angular frequency. Number of revolution, number of vibrations, number of you can say number of revolutions or number of vibration we use for vibrating bodies or oscillating body. So number of vibration completed by vibrating body per second here in this case is called the angular
frequency. That is what we call angular frequency. Now come to simple harmonic motion. Simple what? A simple harmonic motion is the periodic motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position is called a simple harmonic motion. Simple harmonic motion particular type of periodic motion है. Particular type of periodic motion equal interval of time में अपने आप को repeat करता है और उसमें एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से जितना फासला बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन उतना बढ़ता जाएगा और जितना फासला मीन पोजीशन के करीब होता जाएगा एक्सेलरेशन उसका कम होता जाएगा. ये मतलब है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये पीरियाडिक मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और ये एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी. मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी. कंडीशन फॉर स्ट्रिक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसके लिए क्या है? मोशन मस्ट बी लीनियर. यानी ये जो वाइब्रेशन करता है तो वो बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड आपने देना होगा. ये देखो आपने बहुत छोटा एम्पलीट्यूड देना ताकि ये वाइब्रेशन आपका क्या हो, ये जो मोशन है वो क्या हो? ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो, ऑलमोस्ट लीनियर हो, ऑलमोस्ट लीनियर हो. दूसरा क्या है? मोशन मस्ट बी पीरियाडिक. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करिए. ना कि एक वाइब्रेशन एक वक्त 1 सेकंड में करे, दूसरा 1.2 में करे, तीसरा ये नहीं होगा. हर वाइब्रेशन 1 सेकंड में पर होगा. तो ये है दूसरा कंडीशन सिंपल हार्मोनिक. थर्ड कंडीशन इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. नेगेटिव साइन इज दैट. Negative sign is here. Negative sign means it is directed towards the mean position. It is directed towards the mean position. ये देखो दूसरी बात ये कि must obey the equation A is equal to minus omega square x. A is equal to minus omega square x. A is equal to minus omega square x. That must be the equation for the simple harmonic motion. Fifth is system must be elastic. सिस्टम जो है वो इलास्टिक यानी इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये देखो मतलब कि अपने आप को ये दोबारा रीगेन कर सके. इलास्टिक का मतलब कि अपनी बिगाड़ी हुई शक्ल को दोबारा क्या करें? रीगेन करें. तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन. तो यानी बार बार मजबूर करे बॉडी को कि जिस जगह से चली थी उस जगह की दोबारा आया करें और यही सिस्टम जो है क्या करे? वाइब्रेट करें बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी. इसमें इलास्टिसिटी ज़रूर होना चाहिए. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करनी कि मोशन मस्ट बी लीनियर. यानी इसको वाइब्रेशन दोगे तो ये अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो वो तो ऑलरेडी लीनियर होता है. अगर पेंडुलम है तो आप उसको बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं दोगे, छोटा एम्पलीट्यूड दोगे ताकि मोशन क्या हो? लीनियर हो. मोशन मस्ट बी पीरियाडिक. पीरियाडिक होना चाहिए. एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दैट एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक. सिस्टम के लिए इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है यानी अपने आप को रीगेन करने की सलाहियत भी रखना चाहिए उसको. नाउ कम टू हुक्स लॉ. दिस लॉ states within elastic limit the applied stress is directly related to strain or directly proportional to strain. लचक के हदूद के अंदर रहते हुए अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का. And for special case of spring mass system, it can be stated as within elastic limit, the deforming force is directly proportional to the displacement from the mean position. अगर हम पर्टिकुलर केस ले लें स्प्रिंग मास सिस्टम का तो हम कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसको डिफॉर्म करता है, बिगाड़ने वाली कुव्वत जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द डिफॉर्मिंग फोर्स. ये क्या है? डिफॉर्मिंग. सो हुक्स लॉ ये है विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. दूसरा क्या है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अगर करना चाहें कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स the deforming force is a direct function of displacement from the mean position. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बढ़ता जाएगा. जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और जितना कम डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना डिस्प्लेसमेंट कम. अब देखो सपोज इफ़ बी द डिफॉर्मिंग फोर्स विच काजेज
इन एक्सटेंशन x इन द स्प्रिंग, तो if इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा और if इज इक्वल टू kx होगा. if इज इक्वल टू kx where k is a constant of proportionality. k जो है वो constant of proportionality है और उसको spring constant कहते हैं. k is a constant of proportionality called spring constant, where k is spring constant which depends upon the nature or stiffness and length of a spring. के नेचर या स्टिफनेस के सख्त या नरम है, यानी नेचर उसको कहते हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है. नेचर क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है. स्प्रिंग सख्त है, स्प्रिंग नरम है. और लेंथ पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टिफनेस या नेचर ऑफ द स्प्रिंग, और दूसरा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द. तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स. k नाइदर डिपेंड्स अपॉन f नार x. k ना तो f पे डिपेंड करता है ना x पे, क्योंकि अगर f बढ़ता है तो x भी बढ़ता है, f बढ़ता है तो x भी. अगर f 10 है, x 1 है तो 10 बाई 1. अगर f 20 हो गया तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 20 बाई 2 क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा. अगर f 30 हो गया तो x 3 हो जाएगा, तो क्या मतलब है, 30 बाई 3 फिर 10 आ गया. इसका मतलब कि ना तो f पे डिपेंड करता है ना x पे डिपेंड करता है, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस और नेचर ऑफ द स्प्रिंग एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. के किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है. सो k इज इंडिपेंडेंट ऑफ f एंड x. व्हेन f इज इंक्रीजेज x आल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, बट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इस आई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के क्या है, द इस आई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर विच इज kg सेकंड पावर -2 एंड इट्स डायमेंशंस आर mt पावर -2, mt पावर -2. ये है आपके पास हुक्स लॉ. अब हम आते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ. रीस्टोर का मतलब है बहाल करना. अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए और उसको अब दोबारा अपनी असल हालत पे ले आओ तो उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. द फोर्स दैट रिस्टोर्स द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ अ स्प्रिंग और इलास्टिक बॉडी बैक इनटू ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. The force that restore the deformed shape of a spring or any other elastic body into original shape is called restoring force. This force is always equal but opposite to the deforming force. This force is always equal but opposite to the deforming force. ये देखो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब, अगर आप ये देखो उंगली को मैंने बिगाड़ दिया, जब मैं छोड़ता हूँ तो वापस आता है, तो वापस आने वाली फोर्स क्या होगी, ये रिस्टोरिंग. ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये बिगाड़ वाली, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. लेकिन जब मैं छोड़ता हूँ तो उंगली अपनी असल हालत पे आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स हर लम्हा पर बराबर होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की, लेकिन उसका डायरेक्शन उसका उल्टा होता है. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स दूसरे डायरेक्शन में होता है. और ये नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है. इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स ही है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि मोशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और कौन सी वाली फोर्स है जो कि बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ क्या करता है, लाने पर मजबूर करता है, वो क्या है, वो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स. सो डिफॉर्मिंग फोर्स is not responsible for simple harmonic motion. Restoring force is responsible for simple harmonic motion. अब देखो चंद एक MCQs उस पे देखो. For strict simple harmonic motion the motion must be linear. must be क्योंकि x जो है वो लीनियर है. क्या है, क्योंकि आपको पता है कि a is equal to minus omega square x. x is a linear displacement. So अगर मोशन strict simple harmonic motion है तो उसके लिए x जो है वो लीनियर होना चाहिए. The motion of a body that is always directed towards the mean position and is a direct function of instantaneous displacement is बॉडी का ऐसा मोशन जो कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो
और फंक्शन होता है किसी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको सिंपल हार्मोनिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 30 वाइब्रेशन इन 1 मिनट, इट्स टाइम पीरियड इज। सिंपल पेंडुलम है, 30 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 1 मिनट में 30 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये देखिए 60 आ गया, और ये नीचे जो है वाइब्रेशन 30 आ गए, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इससे क्या आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। तो योर आंसर विल बी 2 सेकंड। अब आ जाओ इन इक्वेशन SHM, a इज इक्वल टू -9x स्क्वेयर, द एंगुलर स्पीड इज -9। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, आपको पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पर जो है ये देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, 9 आ गया है। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, 9। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी बाय कंपैरिजन इस इक्वेशन को जो आप देख रहे हैं इसके साथ कंपेयर कर लें, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर है। तो ये अगर आप देख लें माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा जो है आपके पास क्या है, सिंपल हमारे मोशन के लिए जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, कि माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर किधर गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपके लिए इक्वेशन है। और यहाँ पर -9x है, -9x है, सॉरी ये 9x नहीं, -9x है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह -9 आ गया है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। दस ओमेगा विल बी 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। अब आ जाए, द लीनियर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 20 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज। लीनियर फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास क्या है, 20 हर्ट्ज है, तो इसकी एंगुलर आपको पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी करें ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई एफ के बराबर है। तो 2 पाई अपनी जगह पे और एफ की जगह 20, तो उससे 40 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो दैट विल बी द आंसर टू दिस MCQs। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। द स्प्रिंग constant of a spring is K. If the spring is cut into 2 pieces, then the spring constant is। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर है। अगर स्प्रिंग को हम 2 हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। देख, अगर 1 मीटर का स्प्रिंग है, 1 किलोग्राम का वजन लटका दो तो 1 सेंटीमीटर फर्क से एक्सटेंड होता है। अब अगर आधा मीटर कर लो और वही मास उसके साथ लटका दो तो ये 0.5 सेंटीमीटर क्या होगा, एक्सटेंड होगा। यानी इसकी एक्सटेंशन आधी। स्प्रिंग छोटी, मास वही लटकाई, और स्प्रिंग बड़ी, मास वही लटकाई, तो बड़ी मास की लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा एक्स में, जबकि छोटी चीज़ के मास में कम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसलिए ये देखो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स है पहले इब्तिदा में, जब उसको काट दिया गया तो ये x जो है आधा हो जाएगा। स्प्रिंग को 2 हिस्सों में काट दिया गया तो एक्सटेंशन भी स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो k1 क्या आ जाएगा, f डिवाइडेड बाई x बाई 2, 2 ऊपर चला गया, 2f बाई, तो 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी डबल, ये डबल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज k, व्हेन द लोड अटैच्ड टू इट इज डबल्ड, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अगर लोड को आप क्या कर दें, डबल k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, और लोड को डबल कर दिया तो एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, 2f बाई 2x। तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स, मास, एक्सटेंशन बोथ a and x, both a and c,
एन डी नन, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नन होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? नन होगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, नेचर, स्टिफनेस और लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है।